नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण की सीरीज जीरो से हीरो। यानी आप हिंदी व्याकरण एकदम आरंभ से पढ़कर अंत तक हम ले जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ व्याकरण पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे पहले आपको सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सकें। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ण विचार। हम लोग वर्ण विचार स्टार्ट करेंगे और वर्ण विचार पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि हिंदी व्याकरण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण किसी भी भाषा को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना जो होता है वो हिंदी व्याकरण कहलाता है। लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए हैं, हम उसके बड़े स्तर पर कुछ समझेंगे। तो चलिए हम उसे समझते हैं। किसी भी भाषा का मानक स्तर पर, नहीं चाहे भाषा हो कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, नहीं कोई एवरीथिंग लैंग्वेज जो होती है, कोई भी लैंग्वेज हो, यानी उसके मानक स्तर पर ले जाने तथा उसकी प्रगतिशीलता को बनाए रखने के लिए कुछ नियम और सिद्धांत हमारे विद्वानों ने बनाए हैं। तो उस नियम और सिद्धांत का जो सर्वमान्य समूह होता है उसे ही व्याकरण कहलाता है। उस नियम और सिद्धांतों का सर्वमान्य जो समूह है उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। अब चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इस व्याकरण का आधार क्या है। व्याकरण का आधार स्तंभ जो है वो 3 है। इसमें पहला है हमारा वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग वर्ण विचार। आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो उसे लिख लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं वर्ण विचार, यानी वर्णों के रूप, रचना, संगठन तथा प्रयोग के अध्ययन की शाखा जो है। वर्णों के रूप, रचना, संगठन तथा प्रयोग के अध्ययन की शाखा वर्ण विचार कहलाती है। इसके अंतर्गत हम पूरे वर्णमाला को पढ़ते हैं। वर्णमाला को पढ़ते हैं। अब समझते हैं वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला क्या होता है, यानी वर्णों के व्यवस्थित, ऐसा नहीं कि यहाँ से क ले लिए, यहाँ से त ले लिए और इसे हम वर्णमाला कह देंगे, उसे नहीं कहते हैं। फिर वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए लिख लीजिए आप लोग। अब हम देखेंगे इसे हम लोग व्यवस्थित क्रम क्यों कहते हैं। यहाँ लिखे हम ना व्यवस्थित क्रम क्यों कहेंगे। तो फ्रेंड्स, जब सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम व्यवस्थित क्रम क्यों कहते हैं। तो फिर क्योंकि क्या हुआ, जब हिंदी की रचना हुई थी
हुई थी तब क्या होता था, क के बाद छ आता था। छत्रज्ञ जो होता है, यानी क के बाद छ आता था, त के बाद त्र आता था, ज के बाद ज्ञ आता था, और तालाब में स के बाद स्र आता था। यहाँ आता था लिख देंगे। लेकिन वर्तमान में क्या होता है, एक और लिख सकते हैं, यहाँ अन के बाद अन तथा अ स्वरों में सबसे पहले आते थे। अन तथा अह जो था उस स्वरों में सबसे पहले आता था। चलिए आप लोग लिख लीजिए 1 मिनट में जल्दी से। ये हमसे क्वेश्चन पूछता है, जो एग्जामिनर है वो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे डिक्शनरी में भी आप लोग देखे होंगे, क के बाद क्या आता है, क के बाद कौन सा वर्ण आता है। तो क के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो क के बाद आता है छ, ये वाला छ, क्षमा वाला, यहाँ लिखेंगे क के बाद। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब त के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो त के बाद जो है त्र आता है। यहाँ ज के बाद भी एक क्वेश्चन एक बार आया था, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ज के बाद कौन सा वर्ण आएगा, तो ज के बाद वही वर्ण आएगा जो कि हिंदी वर्णमाला में, यानी जिसमें ज शामिल होगा वही वर्ण आएगा। हिंदी व्याकरण के जनक किसे माना जाता है, तो हिंदी व्याकरण का, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग थोड़ा बहुत देखते चलेंगे। व्याकरण का जनक दामोदर पंडित जी को मानते हैं। पंडित को माना जाता है। इन्होंने 12वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में एक ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम था उक्ति व्यक्ति प्रकरण। फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा गया है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसमें क्वेश्चन बनता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है, फिर बनता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है वो दामोदर पंडित हैं। ये कौन सी विधा की रचना है, तो ये व्याकरण विधा की रचना है। ये 3 तरह के क्वेश्चन, इसकी रचना कब हुई थी, तो इसकी रचना जो है 12वीं शताब्दी में हुई थी। ये जो है VVI, इसको आप लोग VVI कर लेना, क्योंकि इससे ये 3 लाइन से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, फ्रेंड्स हम लोग एकदम बोले, इसका सीरीज का नाम हमने इसीलिए रखा है जीरो से हीरो, यानी बिल्कुल जीरो से आरंभ से पढ़ेंगे हम लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग वर्ण क्या होता है। अब वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं
वर्ण उस मूल ध्वनि का कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग क में जब हम हलंत लगाते हैं तब उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क हलंत, यहाँ ख हलंत, च हलंत, ट हलंत, म हलंत आदि। अब वर्ण के कितने भेद होते हैं? अब यहाँ हम लोग देखेंगे वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। एक यहाँ शॉर्ट नोट में आप लोग लिख लीजिए, यानी जिस वर्ण में हल चिन्ह, ये चिन्ह कौन सा है फ्रेंड्स? ये जो है ये हल चिन्ह है। हल चिन्ह का प्रयोग होता है वह वर्ण है, और जिसके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है वो वर्ण नहीं, वो क्या है? अक्षर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जिस वर्ण के नीचे हल चिन्ह का प्रयोग होता है वह क्या होता है? वर्ण होता है। लेकिन अक्षर के नीचे हल चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अक्षर जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है अ, दूसरा है क्षर। इसका अर्थ होता है जिसका क्षर या क्षय नहीं होता है उसे अक्षर कहते हैं। यानी जिसका क्षय या क्षर नहीं होता है उसे अक्षर कहते हैं। यानी सभी, यहाँ लिख सकते हैं हम स्वरांत। स्वरांत यानी जिसका अंत स्वर से हो। स्वरांत वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? अक्षर होता है। जितना भी स्वरांत वर्ण होता है वो सभी के सभी अक्षर होते हैं। जैसे क क्या है? क जो है अक्षर है, और इसको हम लोग जब टुकड़ा करेंगे तो क हलंत जोड़ अ, यानी ये क जो हो गया वो क्या हो गया? वर्ण हो गया, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। और अ जो है वो क्या है? ये अक्षर है, वर्ण या अक्षर है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। एक और लाइन आप लोग इसमें नोट में लिख लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है, इकाई क्या है? मौखिक इकाई जो है वो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है वो ध्वनि होता है। एक और लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट यहाँ आप नोट कर लिख के, कि सभी वर्ण जो होते हैं वर्ण ध्वनि होते हैं। सभी वर्ण जो है ध्वनि होते हैं, किंतु सभी ध्वनि जो है वो वर्ण नहीं होती है।
सभी वर्ण जो है वो ध्वनि होता है, किंतु सभी ध्वनि वर्ण नहीं होता है। जैसे ड और ढक्कन, इसके नीचे जो अंगा जिसको र के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, ये क्या है? ये ध्वनि तो है किंतु ये वर्ण नहीं है। ढ, ये नीचे जब इसके बिंदु लगा देते हैं, ये ध्वनि तो है किंतु वर्ण नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। अब यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो है वो वर्ण होता है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होता है फ्रेंड्स, से बनने वाले इतने सारे क्वेश्चंस हैं, वो शब्द होता है। और भाषा के सबसे छोटा पूर्ण सार्थक इकाई जो होता है वो वाक्य होता है। तो ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये सीरीज पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन व्याकरण से गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और जो भी बच्चे हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो या एसएससी की कर रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जिसकी भी जहां भी हिंदी व्याकरण आता है, इससे बाहर तो नहीं आएगा। इसलिए आप लोग क्लास में लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ हमारा आता है वर्ण विच्छेद। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद क्या होता है। वर्ण विच्छेद ये होगा स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण के अलग अलग करने की प्रक्रिया जो है वर्ण विच्छेद कहलाती है। जैसे कमलत एक शब्द है, इसका क्या होगा? क हलंत धन अ जोड़ म हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ। ये क्या है? इसमें कुल वर्ण कितने हैं? इसमें कुल वर्ण जो है वो कितने हैं? 6 हैं। कुल स्वर वर्ण कितने हैं? 1 2 3। इसमें कुल स्वर वर्ण कितने हैं? वो 3 है। इसमें कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो 1 2 3, यानी दोनों मिलाने के स्वर की सहायता से उच्चारण होने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसमें व्यंजन वर्ण जो है वो कितने हैं? वो भी 3 है। कुल अक्षर कितने हैं? तो कुल अक्षर जो है इसमें वो भी 3 है। इससे बनने वाले इतने सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए। अब हम लोग आ गए मेन पॉइंट, जो कि बहुत जगह पढ़ाया जाता है कि 10 मिनट में खत्म करें वर्णमाला, 5 मिनट में खत्म करें वर्ण विचार। तो फ्रेंड्स आप पीछे से इतने कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ाता होगा। हम आपको ऐसे तैयारी करवाने वाले हैं जिसके बाद आप लोग हिंदी व्याकरण से या हिंदी साहित्य से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
आज हमारा सीरीज का जो स्टार्ट है जीरो से हीरो सीरीज। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्ण कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण कौन सा होता है? तो वह स्वतंत्र ध्वनि जिसका उच्चारण स्वतः होता है। तो वह स्वतंत्र ध्वनि जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो और वह स्वतंत्र ध्वनि जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है एग्जाम्पल देख लिए, जैसे यहाँ अ, आ, ए, ऐ। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे क, प, ट, थ। अब इतना आप लोग समझ गए। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे स्वर वर्ण के अलग अलग प्रकार। अब स्वर वर्ण को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा। अब हम लोग स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटते हैं? स्वर को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर किस कौन होता है? तो इसमें भी है जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो, यानी स्वतः हो, जिसके उच्चारण में उसके बाद अल्पप्राण महाप्राण बहुत लंबा है। तो जिसका उच्चारण ह्रस्व स्वर इसमें आएगा जिसका उच्चारण में किसी की सहायता न लेने पर, यानी अ, छोटी ई, छोटा ऊ और क्या आएगा री, ऋषि। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन सा आता है? जिसका उच्चारण मूल रूप से ह्रस्व स्वर की सहायता से होता है। इसमें आएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और ओ। अब ये क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें ह्रस्व स्वर कितने हुए? फ्रेंड्स, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4, 1 2 3 4। और दीर्घ स्वर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7। तो हम पढ़ते हैं ना स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो हम लिख देते हैं 11। लेकिन और ये ऐसे करते हैं। तो इसमें ह्रस्व स्वर हमारा 4 है। ये भी पूछता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो 4, दीर्घ स्वर 7, इन टोटल कितने हैं? 11 स्वर वर्ण होते हैं। टोटल स्वर वर्ण जो होता है वो 11 होता है। अब आगे देखेंगे, एक लाइन और आप लोग लिख लीजिएगा। उच्चारण के यदि आपसे पूछे उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण की संख्या जो है
कितनी है तो 10 है, क्योंकि री जो होता है ऋषि का उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है। एक और है, क्योंकि ये री, कुछ लोग तो री हम यदि ऐसे लिखते हैं तो भी री है, और यदि हम ऐसे लिखते हैं तो भी री है। तो इसमें स्पष्ट नहीं होता कि कौन सा री लिखना है, इसीलिए इसको हम लोग स्वर के अंतर्गत काउंट नहीं करते हैं। तो यदि ऑप्शन में आपका उच्चारण के आधार पर पूछे तब तो आप 10 करना, नहीं तो स्वर वर्ण पूछे तो आप 11 करेंगे। दूसरा एक लाइन है, इसको आप भी लिख लेना, जैसे अन तथा अह जो है ये न तो स्वर है पूरी तरह और ना व्यंजन। एक है, एक और नया है ना आ जिसका प्रयोग हम लोग इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश भाषा में होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछता है। इसका उच्चारण कहाँ होता है, जैसे इंग्लिश के शब्द में ही है, क्योंकि ये बाहरी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है, तो इसका उच्चारण भी हम लोग इंग्लिश के लिए ही करते हैं। जैसे कोई शब्द ले लो आप लोग, टॉफी, जैसे TOFF टॉफी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें इसका प्रयोग करेंगे, टॉफी। एक और शब्द लिख ले लें, डॉक्टर, तो DOCTOR, तो डॉक्टर को कैसे लिखेंगे, उसको भी यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को स्वर वर्ण अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्वर वर्ण से अभी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग जाते जाते यदि लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दें, और यदि अगला वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं। कल हम व्यंजन वर्ण की क्लास पढ़ेंगे। थैंक यू।